अमीर गरीब दो बहनें। निशा और रूपा दोनों बहनें 2 साल बाद एक रिश्तेदार के घर पर मिली। दोनों एक दूसरे के गले मिलकर खूब खुश हुए। तभी बड़ी बहन निशा ने छोटी बहन रूपा को देखा तो वो सिर से लेकर पैरों तक सोने के आभूषणों से चमक रही थी और उसका रंग भी खिल गया था। बनारसी मखमली कपड़ों में वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। वहीं बचपन में उसके बाल बिखरे पागलों की तरह वो इधर उधर मंडराती रहती थी। तभी एक औरत वहां आती है और वो रूपा से मिलती है। अरे रूपा, तू तो पहचान में ही नहीं आ रही, एकदम बदल गई और बिल्कुल महारानी की तरह लग रही है। रूपा ये सुनकर हंसने लगती है। निशा मन में सोचती है, 2 सालों में इतनी सुंदर कैसे हो गई। औरतें तो और भी बहुत हैं यहाँ पर, लेकिन ये रूपा इन सबसे आकर्षक लग रही है, लेकिन मुझसे सुंदर नहीं लग रही होगी। तभी निशा खुद को आईने में निहारने के लिए दूसरे कमरे में जाती है और खुद को ऊपर से नीचे तक निहारती है। गहने और अच्छे कपड़े पहनने से कोई सुंदर नहीं हो जाता। वैसे कपड़े मैं पहनूंगी तो सबकी निगाहें मुझ पर ही टिकेंगी। ये रूपा के ससुराल वाले इतने धनवान तो नहीं थे, शादी के समय तो इतने गहने नहीं डाले थे। जरूर ये रूपा किसी से मांग कर आई होगी। बेशर्म कहीं की, लाज शर्म तो वैसे भी नहीं है इसमें। तभी निशा खुद को समझाते हुए रूपा के पास जाती है। जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई क्या बहन, या अभी भी उतने में ही कलम घीस रहे हैं? ये सुनकर निशा के मन में मानो तीर चुभ गया हो। हाँ हाँ, तरक्की क्यों नहीं होगी, अब तो इनकी तनख्वाह भी बढ़ गई है। अब इतने दिमाग वाले जो हैं। वैसे तेरा पति कुछ काम कर भी रहा है या अभी भी पढ़ाई ही कर रहा है? रूपा की जब शादी हुई थी तब उसका पति बीए की पढ़ाई कर रहा था और निशा का पति सरकारी क्लर्क था। उन्होंने अब पढ़ाई छोड़ दी है। अब तो वो एक बड़ी सी कंपनी में एजेंट बन गए हैं। बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों का काम करते हैं और खूब पैसे कमाते हैं, अच्छा खाते हैं और अच्छा पहनते हैं। रूपा की बातें सुन निशा मानो चुप सी हो गई थी और वो खुद को रूपा से नीचा महसूस कर रही थी। निशा रूपा की बातों से मन ही मन बहुत निराश और दुखी थी। उसे बुरा लग रहा था कि रूपा उससे ज्यादा धनवान और किस्मत वाली है। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। रूपा खुशी से गा रही थी, लेकिन निशा वहीं बरामदे में बैठी निराश थी। उसके सिर में दर्द हो रहा था और ऐसे ही शाम हो जाती है। मेहमानों के जाने का समय हो गया था। सब अपने अपने घर जा ही रहे थे, तभी निशा भी उठती है। रूपा, तेरे लिए भी रिक्शा मंगवा लेती हूँ, तुम्हें भी तो जाना होगा। अरे नहीं बहन, मुझे गाड़ी लेने ही आती होगी। और तुम हमारे साथ चलो ना, मैं जीजा जी को बुलवा दूंगी कि आज तुम हमारे साथ वहीं रुकोगी। नहीं, अभी नहीं चल सकती, बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे, मैं फिर कभी आऊंगी। अच्छा बताओ तो कब आओगी, मैं ड्राइवर भिजवा दूंगी। मैं खुद बता दूंगी, वैसे भी तुम्हें याद ना रहेंगे, 2 साल हो गए, कभी याद तो किया नहीं, हमें ना कभी बुलाया और ना कभी खुद आई। मैं तो इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलाए और हम जाएं, एक ही शहर में रहते हैं लेकिन फिर भी कभी नहीं मिले। तभी रूपा का पति राहुल गाड़ी लेकर वहां आता है और वो अपनी बड़ी साली पूजा को नमस्ते बोलता है। रूपा का पति किसी अफसर से कम नहीं लग रहा था। चेहरे पर चमक, हाथ में घड़ी और आंखों पर ऐनक, चेहरे से शराफत बरस रही थी। रूपा का पति इतना रूपवान और सजीला है, निशा को अंदाजा नहीं था। आज यहाँ ना आती तो तुमसे मुलाकात ना होती। ये तो उल्टी शिकायत है, कभी आपने बुलाया ही नहीं। आप बुलाते और हम नहीं आते क्या? मैं नहीं जानती कि तुम अपने मेहमानों को मेहमान समझते हो, और ये भी तो तुम्हारा ही घर है। ठीक है दीदी, मेरी ही गलती है, लेकिन आज आप हमारे घर चलोगी।
नहीं, मैं फिर कभी आऊंगी, आज नहीं, बच्चे घर पर राह देख रहे होंगे। इतने में रूपा बोल उठती है। मैं कितना कह कर गई, लेकिन ये मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ जाती हैं और राहुल ड्राइव कर रहा था। कुछ ही देर में रूपा का घर आ जाता है और उसने निशा को घर चलने को कहा। नहीं, अभी नहीं। रूपा निशा से विदा लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है और राहुल ने भी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। निशा ने उड़ती हुई निगाहों से रूपा के घर को देखा। घर देखकर निशा का मन फिर से बैठ गया। कुछ देर के बाद राहुल बोला, दीदी, मैंने तो अपने लिए सही रास्ता ढूंढ लिया। अगर 2-4 साल ऐसे ही काम में लगा रहा तो सब बढ़िया हो जाएगा। हाँ, रूपा ने बताया, ईमानदारी से ही काम करना। मैं तो यही मानता हूँ दीदी, ईमान सलामत रहे। बस ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या। वैसे काम क्या करना होता है? वही मशीनों की एंट्री, तरह तरह की मशीनें मंगवाना और बेचना। तभी निशा का घर आ जाता है। दीवार पर एक लालटेन टिमटिमा रहा था और उसका पति विकास आंगन में टहल रहा था, मगर निशा ने राहुल से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया है। लेकिन उसे वो घर कब्रिस्तान जैसा लग रहा था, मानो ये उसका फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न कहीं फर्नीचर, न गमले, बस 2-4 पुरानी चारपाई और कुर्सियां। आज सुबह तक निशा इस घर में खुश थी, लेकिन अब वही घर उसे काटने को आ रहा था। माँ आ गई, माँ आ गई। मगर उसने उन दोनों को डांटकर भगा दिया। मेरे सिर में बहुत दर्द है, मुझे परेशान मत करो, चले जाओ यहाँ से। इधर अभी घर में खाना भी नहीं बना था, आखिर बनाता भी कौन। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दो। तुम अब तक मेरा इंतजार कर रहे थे, मैंने खाना बनाने का ठेका तो नहीं लिया। अगर मैं रात को वहीं रुक जाती तो तुम घर पर खाना बनाने के लिए काम वाली बाई क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर मुझे ही पीसते रहोगे? विकास ने आश्चर्य भरी आंखों से निशा को देखा और उसे निशा के बिगड़ने का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। काम वाली बाई रखने के लिए तो मैंने तुमसे खुद बोला था, लेकिन तुमने ही मना किया था। मेरे से पूछा क्यों? लाकर रख क्यों नहीं दी? काम से निकाल देती तो कहते। हाँ, ये गलती हुई है मुझसे। तुमने कभी सच्चे मन से कहा ही नहीं। निशा ने और प्रचंड रूप से कहा। तुमने सिर्फ मेरा मन रखने के लिए कहा। मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ, तुम्हारे मन को खूब जानती हूँ। तुम्हारे मन में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। पूरा दिन काम करती रहती हूँ, कुछ पहनने के लिए नहीं मांगा। तुम्हारे साथ रहकर तो मेरी जिंदगी खराब हो गई है। दुनिया में ऐसे भी मर्द हैं जो अपनी पत्नी के लिए आसमान से तारे तोड़ लाते हैं। राहुल को ही देखो, दूर क्यों जाते हो? तुमसे कम पढ़ा लिखा है और उम्र में भी कितना छोटा है, लेकिन इतने रुपए कमाता है। रूपा को महारानी बनाकर बैठाया हुआ है। विकास चुपचाप सुनता रहा। उसका वेतन कम है, लेकिन वो पूरे मन से अपना काम करता है। विकास को निशा के गुस्से का कारण समझ आ गया था। अगर राहुल महीने के अच्छे पैसे कमाता है तो बेशक वो भाग्य का अच्छा होगा, लेकिन दूसरों की ऊंची तरक्की देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी सहयोग से उसे ऐसा अवसर मिल गया होगा, मगर हर किसी को ऐसे अवसर नहीं मिलते। लेकिन ये तो सही नहीं है कि किसी को देखकर मुझे खरी खोटी सुनाए। अगर मैं भी किसी ज्यादा सुंदर, गुणवान और उससे ज्यादा पढ़ी लिखी को देखकर निशा को भला बुरा कहूं तो ये तो सही बात नहीं है। लेकिन विकास ने निशा की बातों का जवाब नहीं दिया और उसे सुनता गया। अब निशा अपने घर पर बिल्कुल खुश नहीं थी। हर छोटी बात पर वो बच्चों और विकास को ताना सुना देती थी। विकास भी निशा से कम ही बात करता था। कुछ दिनों के बाद विकास राहुल को अपने घर लाता है। निशा जैसे ही राहुल को देखती है, इनका तो दिमाग ही खराब हो गया है, ना कुछ बताया, बस साथ लेकर आ गए। पता नहीं राहुल क्या सोचेगा हमारे घर के बारे में। आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। अच्छा किया जो आ गए।
निशा देखती है कि राहुल नशे में था। राहुल ने घर को देखते हुए कहा, यहाँ तो आपको बहुत दिक्कत होती होगी ना, मैं तो इतने छोटे घर में कभी रह ही ना पाऊं। निशा मन में बोलती है, ये लड़का कितना घमंडी है, इसे इतना भी नहीं पता कि दूसरों के घर में कैसे बात करते हैं। अब सबकी किस्मत इतनी अच्छी तो नहीं होती। मैं आपके लिए एक बड़ा सा घर तैयार करवा दूंगा। मेरे मालिक के पास बहुत सारे घर हैं और सब मेरे हवाले हैं। राहुल की जुबान लड़खड़ा रही थी। वो नशे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मेरा मालिक बहुत मालदार था, इतने पैसे थे कि खुद ही नहीं पता, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो पैसे कहाँ से आते हैं, सिर्फ मुझे पता था। वो एक खुफिया फिरोश था, किसी से कहना मत। वो चोरी से कोकिन बेचता था, लाखों की आमदनी थी। अब तो वो रहा नहीं, अब वही व्यापार मैं करता हूँ। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। मैं अब इस काम में उस्ताद हूँ। किसी की मजाल नहीं जो मुझे पकड़ ले। बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। राहुल अपनी जेब से नोटों का एक बंडल निकालता है। दीदी, ये आपके लिए है, बस ऐसे ही शान से जिंदगी कटती रहे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तभी राहुल लड़खड़ाता गिरता वहां से चला जाता है। तभी निशा चैन की सांस लेती है। ये क्या बोल रहा था? नशे में था। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं पुलिस इसके पीछे यहाँ ना आ जाए। मुझे भी अपने मालिक से मिलने को कह रहा था। जी बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपनी क्लर्की पे ध्यान दीजिए, हमारा यहीं से कल्याण होगा। लेकिन क्लर्क की नौकरी में वैसी ऐश कहाँ। सोच रहा हूँ कुछ महीने छुट्टी लेकर उस दुनिया की भी सैर कर लूं। जी नहीं, अब मुझे ऐश का कोई मोह नहीं है। दिल से कहती हो? जी, सच्चे दिल से बोल रही हूँ। विकास कुछ देर चुप रहता है, फिर निशा से पूछता है, अगर मैं तुम्हें ये सब बताता तो क्या तुम्हें विश्वास होता? सच कहना। नहीं, कभी नहीं होता। मैं विश्वास कर ही नहीं सकती थी कि कोई आदमी अपने स्वार्थ के लिए लोगों को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मुझे पता था नशे में वो सब उगल देगा। मन तो तुम्हारा भी इस ऐश के लिए ललचाया होगा, है ना? ललचा तो अभी भी रहा है, लेकिन ऐसे ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वो कहाँ से लाऊंगा? ईश्वर न करे वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आ रहा है। पता नहीं सही सलामत घर पहुंचा भी होगा या नहीं। तुम चिंता मत करो, कार थी उसके पास, पहुंच गया होगा। आप मुझे रूपा के पास ले चलना। वो बेचारी पता नहीं क्या क्या समझ बैठी है, क्या पता मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। विकास देखता है कि उसके दिल में रूपा के लिए कितनी दया है। फिर विकास और निशा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जादुई फूल। मंगला डंडे से पेड़ की टहनियां खींचकर तोड़ रही थी और बूढ़ी अम्मा अपने घर के अंदर सो रही थी। अरे, ये कैसी आवाज आ रही थी? अम्मा जैसे ही बाहर आकर देखती है तो मंगला पेड़ की टहनियां तोड़ रही थी और उसने बहुत सारे फूल तोड़े थे। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूरे पेड़ की टहनियां तोड़ देती हो है, लेकिन वो तो तुम्हारी तरह नहीं करती। देखो कैसे पूरे पेड़ की नीचे टहनियां बिखेर दी हैं। हाँ, तुम जब देखो उसी की तारीफ करती रहती हो। ऐसा करना, ये गंदगी भी ना उसी से साफ करवा लेना। हाँ हाँ, वो तो हर रोज बेचारी अनीता आकर करती ही है। मंगला फूल लेकर अपने घर जाती है और अपना डंडा जोर से जमीन पर पटकती है। जरा से फूल तोड़ती हूँ, इनको तभी आग पड़ जाती है जैसे कोई सोना तोड़ लिया हो। मंगला की आवाज सुनकर उसका पति गोपाल उठ जाता है। अरे, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो?
फूल तोड़कर लाई हूँ, लेकिन ये बुढ़िया उसमें भी इतनी सारी बातें सुना देती है। फूल तोड़कर आई हो या टहनियां तोड़कर आई हो, फूलों से ज्यादा तो तुम पेड़ की टहनियां तोड़ती हो और फिर सब लोग मुझे बोलते हैं। तुम तो चुप रहो, मेरा दिमाग खराब मत करो, जब देखो फालतू बोलते रहते हो। हाँ हाँ, तुम तो जैसे बहुत अच्छा काम करती हो, मंदिर तो जाती नहीं, बस पूजा के बहाने लोगों के फूल तोड़ती रहती हो और फिर सारे फूल यहाँ पड़े पड़े सूखते रहते हैं। एक दिन मंगला पेड़ से फूल उतार रही थी, तभी एक बूढ़े बाबा की आवाज आती है। अरे बेटा, मेरे लिए भी कुछ फूल उतार दो। खुद नहीं उतार सकते क्या? खुद तो आराम से बैठे हो। बेटा, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं पेड़ से खुद जाकर फूल उतार लूं। बूढ़े हो गए हो तो मैं क्या करूं? तभी वहां अनीता भी आ जाती है और बूढ़े बाबा की आवाज सुनती है। बाबा, मैं आपके लिए फूल तोड़ देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तुम क्यों तोड़ोगी? हाँ, वो मुझे बोल रहे हैं ना, सब जानती हूँ मैं। लोगों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती हो ना? ऐसा कुछ नहीं है मंगला, वो बाबा जी चल नहीं सकते, इसलिए मैं उनकी मदद कर रही हूँ। मंगला ने जो पेड़ की टहनियां वहां तोड़ी थी, अनीता उन्हीं टहनियों से कुछ फूल तोड़ती है और कुछ फूल बाबा को देती है। जब अनीता बाबा के पास जाती है, बाबा जी ये लीजिए, आपको फूल पूजा करने के लिए चाहिए थे ना? हाँ बेटा, मुझे पूजा करनी है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बाबा एक मोतियों की माला निकालते हैं। ये लो बेटा, मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें मैं देना चाहता हूँ। और वो अनीता को एक मोतियों की माला देते हैं। अरे बाबा, ये माला मुझे नहीं चाहिए, आप इसे रख लीजिए। क्या माला? ये साधु इसको माला दे रहा है, वो भी मोतियों की माला? ये फूल तो कोई जादुई फूल है। मैं भी कुछ फूल ना बाबा को दे देती हूँ, फिर मुझे भी मोतियों की माला मिल जाएगी। बाबा, मुझे ना आप पर दया आ गई है, तो ये मैंने कुछ फूल जो है पेड़ से उतारे हैं, आप ये रख लीजिए। ये अनीता ने तो नीचे गिरी हुई टहनियों से फूल तोड़े हैं, उनको तो मिट्टी भी लगी होगी। भगवान के द्वार पर तो एकदम साफ फूल अर्पित किए जाते हैं ना, तो ये लीजिए ताजा फूल। ठीक है बेटी, तुम भी दे दो, सब फूल एक जैसे ही हैं, कुछ भी गंदगी नहीं है बेटा। अगर कुछ गंदा है तो वो तुम्हारी सोच है। वैसे मैं किसी से प्रसाद लेती तो नहीं हूँ, लेकिन आपसे ले लेती हूँ। हाँ हाँ, आ जाओ, तुम भी ले लो। और वो बाबा मंगला को भी एक मोतियों की माला देते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी माला है मोतियों की। मैं तो इसे बेचकर ना सोने के जेवर लूंगी। हाँ। उसके बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं। अनीता अपनी माला घर में रख देती है, उसे इस चीज का कोई लालच नहीं था। कैसे भी करके मुझे उस अनीता की माला चुरानी है, लेकिन कैसे लूं? अगले दिन मंगला मोतियों की माला गले में पहनकर फूल तोड़ने जाती है। वो पेड़ से फूल तोड़ रही थी, तभी अनीता भी वहां आती है। मंगला, तुम रहने दो, मैं फूल तोड़ती हूँ और मैं कुछ तुम्हारे लिए भी तोड़ देती हूँ। अनीता फूल तोड़ती है, मंगला को भी वो फूल देती है और वहां से वो चली जाती है। उसके जाने के बाद, हाय मैं लुट गई, हाय हाय मेरी मोतियों की माला कहाँ गुम हो गई। उसकी आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां आ जाते हैं। अरे बहन मंगला, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मुझे कल ही बाबा जी ने मोतियों की माला दी थी, पता नहीं यहीं कहीं गुम हो गई है। सब लोग उसकी माला को ढूंढते हैं। यहाँ तो कोई नहीं आया था। हाँ, वो अनीता भी यहाँ से ही गई है फूल लेकर। उससे पूछ लो, क्या पता उसे मिली हो। तभी मंगला लोगों को लेकर अनीता के घर जाती है। अनीता, ओ अनीता, जरा बाहर आ।
अनीता बाहर आती है तो उसने अपने गले में मोतियों की माला पहनी हुई थी। ये जो तुमने गले में माला पहनी है वो मंगला बहन जी की है। अरे ये तो मेरी है, मुझे बाबा जी ने कल दी थी। अच्छा जी, कौन से बाबा तुम्हें ऐसी माला देगा? ये ना मेरी माला है, इसके साथ की माला देखो मेरे पास है। ये दोनों मालाएं मेरे मायके वालों ने मुझे दी थी। वो तो फूल तोड़ते समय वो गिर गई और इसने उठाकर अपने गले में पहन ली। ये तुम क्या बोल रही हो मंगला? भला मैं तुम्हारी चीजें क्यों उठाऊंगी? मुझे इन चीजों का कोई लालच नहीं है। अरे 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 अरे, कितना झूठ बोल रही हो। अगर तुम्हें ये माला पसंद आई थी तो मुझे बोल देती, मैं वैसे ही तुम्हें पहनने को दे देती। अनीता अपनी माला उतारकर मंगला को दे देती है। ये लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चली जाओ यहाँ से। सब लोग अनीता को चोर समझ रहे थे। अनीता रोते रोते अपने घर के अंदर जाती है। अरे वाह, दोनों मोतियों की माला मेरे गले में कितनी सुंदर लगेगी। मंगला जैसे ही वो माला अपने गले में डालती है तो वो माला कीड़ों की माला बन जाती है। हाय बचाओ मुझे, ये कीड़े कहाँ से आ गए? अरे भगवान भगवान मुझे बचाओ, ये कीड़े कहाँ से आ गए? सब लोग डर जाते हैं और देखते हैं कि माला की जगह मंगला का गला कीड़ों से भर जाता है। सबकी आवाज सुनकर अनीता भी घर से बाहर आती है। तभी वहां वो बाबा दिखाई देते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे कोई माला नहीं चाहिए, मुझे प्लीज इन कीड़ों से बचा लो। देखा तुम्हारे लालच का नतीजा, माफी मुझसे नहीं अनीता से मांगो। मुझे माफ कर दे बहन, मैं लालच में आ गई थी। बाबा इसको माफ कर दो, इससे गलती हो गई है। तभी बाबा अपनी शक्ति से सब कीड़ों को गायब कर देते हैं। मंगला मोतियों की माला अनीता के हाथों में दे देती है। मुझे माफ कर दो, ये तुम्हारी माला है। अनीता मंगला को माफ कर देती है। अब मंगला अनीता के साथ बहुत अच्छे से रहती थी। अब वो फूल तोड़ते समय टहनियां भी नहीं तोड़ती थी और सबसे प्यार से बात करती थी। हाय एवरीवन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।